वेलकम बैक टू आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी का विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जो एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ ऑल आउट आया है एडुटेरिया के द्वारा, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण या फिर कैल्शियम नाइट्रेट के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? श्वसन, साग सब्जियों से कंपोस्ट बनना, बर्फ का पिघलना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बर्फ का पिघलना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्वसन, साग सब्जियों से कंपोस्ट बनना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन नंबर पहला क्या है कि उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन में, ये बात सही है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। तो मतलब कि दोनों कथन सत्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 5 है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण कौन से परिवर्तन संभव है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या फिर तापमान में परिवर्तन। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब कि अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, ये सभी होता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। प्रश्न संख्या 6 है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थों की प्राप्ति कैसे होती है? एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाता है, परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से, किसी अन्य परमाणु के मिश्रण में प्रवेश से या फिर मिश्रण से किसी परमाणु के बाहर निकले जाने से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 7 है कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का, संगमरमर का, बिना बुझे हुए चूने का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा अविलेय लवण प्राप्त होता है? वियोजन अभिक्रिया से, रेडॉक्स अभिक्रिया से, विस्थापन अभिक्रिया से या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया से? किस अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अविलेय लवण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 9 है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? हवा से बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके अपघटन को रोकने के लिए, वाष्पीकरण को रोकने के लिए, या फिर अन्य रसायनों से दूर रखने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके अपघटन को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, संक्षारण और विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, प्रतिऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, या फिर रंजक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिऑक्सीकारक। संक्षारण और विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम, या फिर मेथिल ऑरेंज। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 5 में क्या दिया हुआ है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलाना है पीएच वैल्यू को, जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? नींबू का रस, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना पीएच वैल्यू होता है? आप लोग को मिलाना है। इसमें डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जठर रस का हो जाएगा 1.2। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10। उसके बाद नींबू का रस का कितना होता है? 2.2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है? 14। जठर रस का कितना होता है? 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, नींबू का रस 2.2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है? 14। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। या फिर 3 नंबर, शुक्र ग्रह का वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। तो मतलब हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ होता है। इसमें कथन पूछा जा रहा था तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच कितना होता है? प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से 14 के बीच,
या फिर 0? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? साधारण नमक, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 16 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण को मिलाना है बेकिंग सोडा को, धोने का सोडा को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 17 है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने हेतु किया जाता है। विरंजक चूर्ण एक उपचायक है या फिर बोरेक्स के उत्पादन में धोने के सोडे का उपयोग होता है? कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 और 3। विरंजक चूर्ण एक उपचायक है और बोरेक्स के उत्पादन में धोने के सोडे का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तनुकरण की प्रक्रिया है। जल में अम्ल मिलाने पर H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। बी है, जल में क्षार मिलाने पर OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। ऑप्शन सी है, जल में अम्ल मिलाने पर H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन में बढ़ोतरी होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि pH मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है, विलियम में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मान, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म या फिर इनमें से एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। मतलब किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है पुसांस का, जिसको पोटेंज बोलते हैं, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात किया जा सकता है। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपच का उपचार निम्न में से किस औषधि द्वारा किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटासिड। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की, उदासीन विलयन का pH कितना होता है? उदासीन विलयन का pH कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 7। उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 7। 22 नंबर, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी? अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर होने वाले दर्द और जलन से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार के रूप में क्या लगाया जाता है? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित करना है ब्रोमीन को, आयोडीन को, ग्रेफाइट को और हीरा को। कौन सा सही सुमेलित है? ब्रोमीन द्रव धातु है, आयोडीन अधातु परंतु चमकीला है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, या फिर हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 2, 3, 4। 2 में क्या है? आयोडीन अधातु परंतु चमकीला है, ग्रेफाइट में क्या है? विद्युत का सुचालक, हीरा सबसे कठोर पदार्थ। ये तीनों सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। गैलियम, सीजियम, मरकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। अत्यंत अभिक्रियाशील धातु, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं, जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। अत्यंत अभिक्रियाशील धातु को किससे मिलान कीजिएगा? सोडियम से। अत्यंत अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? सोडियम। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड कौन सा है? पोटेशियम ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य है। यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात क्रमशः 3:1 है। यह प्रबल संक्षारक भी है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। ये बात असत्य है। इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 में होता है। ये बात सत्य है। यह प्रबल संक्षारक भी होता है। ये बात भी सत्य है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये बात भी सत्य है। लेकिन यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। ये बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। मतलब अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम सोना, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आयरन, उसके बाद जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, या फिर गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। ये बात असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पीतल तांबा और जस्ता से बनता है, कांस्य तांबा एवं टीन से, सोल्डर तांबा एवं सीसा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब तांबा सीसा से सोल्डर नहीं बनता है, लेकिन
पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बनता है, कांसा जो है तांबा और टीन से भी बनता है, लेकिन सोल्डर जो है तांबा एवं सीसा से नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही सुमेलित करना है। पोटेशियम जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, आयरन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसको किससे मिलान कीजिएगा सही सुमेलित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान कीजिए। पोटासियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, इससे मिलाना है। पोटासियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। और आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब एक बार फिर से समराइज कीजिए। पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, और आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, सोना, कॉपर, चांदी, लोहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे तन्य धातु कौन सा है, सोना। निम्न में कौन विद्युत के कुचालक हैं, मरकरी, सीसा, चांदी, कॉपर, ग्रेफाइट। विद्युत के कुचालक हैं मरकरी और सीसा, चांदी, कॉपर और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुएं जल से विक्रिया करके प्रदान करती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के क्रिया पर तैरने लगती है, सोना, कॉपर, मैग्नीशियम, सीसा। जल से क्रिया करके तैरने लगती है, कौन सा है, मैग्नीशियम धातु जल से क्रिया कर तैरने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, मरकरी, कॉपर, जिंक, लेड। राइट आंसर मरकरी। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, जंग से तो यशद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जंग से बचाने हेतु लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यशद लेपित वस्तु परत नष्ट होने पर भी सुरक्षित रहती है। कौन सा कथन सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। जंग से बचाने हेतु लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और यशित लेपित वस्तु परत नष्ट होने पर भी सुरक्षित रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित वस्तुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, निस्तापन, विद्युत अपघटन, भर्जन या फिर उपचयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है ताकि उसका संरक्षण ना हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण, एनोडीकरण, भर्जन या फिर निस्तापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है। बी, क्योंकि खट्टे पदार्थों का अम्लीय माध्यम कॉपर ऑक्साइड की हरी परत को उदासीन करके बर्तनों से अलग कर देता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इन रसों में उपस्थित साइट्रिक अम्ल कॉपर सल्फेट की अघुलनशील हरी परत को रासायनिक रूप से अपचयित कर देता है। ऑप्शन डी, क्योंकि खट्टे रसों की अम्लीय प्रकृति तांबे की सतह पर एक नई सुरक्षात्मक और चमकदार धात्विक कार्बोनेट परत चढ़ा देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्यों तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन सह संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि चतुः संयोजकता के कारण। बी, इसके श्रृंखलन गुण के कारण। सी, इसके छोटे आकार के कारण, या इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3, इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है और ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। 1 और 3 ये राइट आंसर। शरीर में किस स्थान पर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है? वृक्क, किडनी में, हृदय में, यकृत में, या फिर प्लीहा में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। शरीर में यकृत जगह पे मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स, या फिर फ्लोरीन्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सोकार्बन्स। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्प्रेरकों के इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। सत्य कथन को पहचानना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेरकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों। इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मेथनॉल, इथेनॉल, विकृत एल्कोहल, या फिर एसिटिक एसिड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनके आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। कार्बन यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनके आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक द्वारा क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, या फिर अकार्बनिक यौगिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त यौगिक। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक।
49 नंबर है कि द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, उत्कृष्ट यौगिक या फिर समायवी यौगिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त यौगिक। मतलब कि केवल एकल आबंध वाला संतृप्त यौगिक, द्विआबंध या फिर त्रिआबंध असंतृप्त यौगिक हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टर की गंध कैसी होती है और इसका मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अत्यंत तीखी ईंधन बनाने के लिए, कड़वी अपमार्जक बनाने में, मृदु या मीठी इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गंधहीन प्लास्टिक निर्माण में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मृदु इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणुओं के गुच्छे के रूप में बनने वाली विशेष संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मिसेल, मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में उपचयन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लार्ड एमाइलेज, अग्नाशय पेप्सिन या फिर अमाशय लाइपेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, लार्ड एमाइलेज और अमाशय लाइपेज। एक सेकेंड, ये गलत है। कौन सा सही सुमेलित है? सिर्फ लार्ड ही सही सुमेलित है, लार्ड एमाइलेज। अग्नाशय पेप्सिन ये बात गलत है, और अमाशय लाइपेज ये भी गलत है। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टेल्टिक संचलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्टेल्टिक संचलन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, यकृत, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक द्रव्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए क्या है? जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, और कारण है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है। अभिकथन क्या है? जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, सही है। और कारण है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, ये बात भी सही है। और ये कारण जो है अभिकरण का व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का वहन करता है? रक्त, लसिका, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लसिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? अत्यधिक शर्करा की मात्रा को, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को, अत्यधिक जल की मात्रा को, या फिर अनावश्यक हार्मोन्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप अपशिष्ट रेजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचित रहते हैं? पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, नए जाइलम में, नए फ्लोएम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह भोजन का परिवहन करता है, यह अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यह भोजन का परिवहन करता है और अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहारनाल का सबसे लंबा भाग है? ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है? हमारे पेशी कोशिका में, यीस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यकृत में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है कहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत से सत्य कथन को पहचानना है। कथन फल पहला है कि बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। दूसरा है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है और मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 120/80। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में बेल जार के अंदर रखा गया कौन सा रासायनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका स्रावन नहीं किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम, श्लेष्मा, या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण वसा की बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में खंडित करता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, इमल्सीकरण, अपचयन, वियोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इमल्सीकरण। यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण वसा की बड़ी कोशिकाओं को छोटी कोशिकाओं में खंडित करता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के फुफ्फुस फेफड़ों के अंदर कौन सी गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध कराती है? श्वसनिकाएं, कुपिका, श्वास नली, या फिर कंठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुपिकाएं। मानव के फुफ्फुस के अंदर कौन सी गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध कराती है? कुपिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? रक्तदाब, वमन, ताप नियंत्रण, या फिर दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए और बी दोनों, रक्तदाब और वमन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? थैलेमस, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, या फिर अनुमस्तिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। मतलब
कि सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक अम्ल है। सही मिलान कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को किसे मिलाना है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पत्तियों का मुरझाना। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों का मुरझाना। चलिए मिलान कीजिए। वृद्धि हार्मोन को इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहला का क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन अग्न्याशय, एड्रेनलिन एड्रेनलिन ग्रंथि, और एस्ट्रोजन अंडाशय ग्रंथि। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। एक सीधा रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन निम्न में से किसके उपापचय का निर्माण करता है, नियंत्रण करता है, सॉरी। थायरॉक्सिन निम्न में से किसके उपापचय का नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक थायरॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिष्क में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन या फिर ऋतुवानुवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे क्या कहलाते हैं, ग्राही, तंत्रिकाक्ष जिसको एक्सॉन बोलते हैं, सिनॉप्स या फिर पेशी फाइबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन बोलते हैं में सूचना सबसे पहले किस भाग द्वारा प्राप्त की जाती है, कोशिकाकाय, द्रोमिका या फिर तंत्रिकाक्ष या फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रोमिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अमीबा में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल पर होता है। दूसरा है
लेशमानिया में द्विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। तीसरा है एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें जो तीसरा नंबर का कथन है सिर्फ यही सत्य है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जन्म, जिसको पुनरुद्भवन भी बोलते हैं, के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण कर सकता है। ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। हाइड्रा एवं लेशमानिया में कई इस प्रकार का जनन होता है। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा एवं लेशमानिया में इस प्रकार का जनन होता है, ये बात असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव है एक तरफ और जनन विधि है। मिलान कीजिए। स्पाइरोगैरा में क्या होगा? स्पाइरोगैरा में विखंडन होगा। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है और अमीबा में खंडन होता है। तो स्पाइरोगोरा विखंडन, हाइड्रा मुकुलन, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन, अमीबा खंडन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर सत्य कथन कौन सा है, उसको चुनना है। एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कई एक जननांग उपस्थित होता है। एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। दूसरा है कि उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तीसरा है पपीता एवं सरसों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है? एड्स, मस्सा, गोनेरिया, सिफिलिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। एड्स, मस्सा, गोनेरिया और सिफिलिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? संतरा, गुलाब, चमेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वपरागन में परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा है कि परपरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नर जनन कोशिका का निर्माण विरसन में होता है। दूसरा है शुक्राणु उत्पादन हेतु आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से अधिक होता है। और तीसरा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन का निर्माण करता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नवीन संतति की उत्पत्ति केवल एक एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक की गई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बीजाणु, मुकुल, कैलस या फिर युग्मनज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कैलस। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, कवक के ऊर्ध्व तंतुओं पर स्थित गोल संरचनाएं क्या कहलाती है जिनमें जनन कोशिकाएं सुरक्षित रहती है? मुकुल, बीजाणुधानी, कूटपाद या फिर प्रतान? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजाणुधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों पर, माता से मिलने वाले गुणसूत्रों पर, ए और बी दोनों? तो मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पे? पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के डीएनए का वह विशिष्ट भाग जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है क्या कहलाता है? गुणसूत्र, जीन, एंजाइम, हार्मोन? राइट आंसर जीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव स्त्रियों मादा में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, XX। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ रेंगने वाले प्राणियों सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करता है? अंडे के उष्मायन ताप पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोंघे जैसे प्राणी किस प्रकार वह प्रदर्शित करते हैं कि उनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है? वे अपना लिंग बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे अपना लिंग बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की दोगुनी। हम लोग शतक लगा चुके हैं, 100 प्रश्न पे आ चुके हैं। गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्चलाइट, टॉर्च, सेविंग दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर, सौर भट्टियों में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 5। सर्चलाइट, टॉर्च, सेविंग दर्पण और सौर भट्टियों में, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित करना है। बिंब की स्थिति P और F के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे। अगर पोल और फोकस के बीच रहेगा बिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अगर सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर ही बनेगा। अगर सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो सेंटर पे बनेगा, सॉरी सेंटर से परे बनेगा। सेंटर पर तो तब बनेगा जब सेंटर पर रहेगा। सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो सेंटर से परे बनेगा और फोकस पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है? विवर्तन के कारण।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण का द्वारक, दर्पण का आकार, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य का चयन करना है। तो असत्य कौन सा है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, ये बात तो सत्य है। लेंस की क्षमता के SI मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी सत्य है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी सत्य है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये बात गलत है। तो अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक नहीं ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, वास्तविक तथा उल्टा और आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का विक्षेपण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाले किस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा है प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तीसरा है परिताड़िका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब कि प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है, सत्य है। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ये भी सत्य है। परिताड़िका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा और आभासी एवं सीधा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित कौन सा है, ये बात देखना है। निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दूर दृष्टि दोष द्विफोकसी लेंस। कौन सा सही सुमेलित है? केवल तीसरा ही सही सुमेलित है। जरा दूरदृष्टिता क्या है? द्विफोकसी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। मतलब कि दीर्घ दृष्टि दोष इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथन में असत्य कथन का पहचान करना है। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। कथन सत्य है या असत्य है? ये बात सत्य है। दूसरा है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, ये बात भी सत्य है। तीसरा है सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, ये बात गलत है।
ऑप्शन नंबर डी है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये बात भी सत्य है। मतलब असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? आकाश का नीला रंग अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण के कारण। कौन सा सही सुमेलित है? केवल तीसरा ही सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इससे प्रभावित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर बनता है। दूसरा है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कौन सा कथन सत्य है? डी, ना तो एक और ना ही दो। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ना ही एक है ना ही दो है। इससे प्रभावित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर बनता है, ये बात गलत है। और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये बात भी गलत है। जरा दूरदृष्टिता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, ये बात असत्य है। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ दिखाई देने का कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी निकटतम बिंदु का मान कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के किस प्रभाव के कारण बनता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 125 है विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का सबका मात्रक क्या है? सही सुमेलित करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। और विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। और प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर। मतलब विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर बढ़ती है। कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर ए, घटती है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे?
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन परिवर्तित हो जाता है? प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है। दूसरा कथन है, पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध पृथक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो, दो में से कोई कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक कूलाम आवेश में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों, मतलब विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सत्य है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी सत्य है। एक कूलाम आवेश में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम या फिर परिपथ में किसी भी क्रम में, या फिर दोनों, ए और बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व क्रम में। विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा बढ़ाने एवं घटाने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है किसमें? विद्युत धारा बढ़ाने एवं घटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किसके नियम पर आधारित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूल। विद्युत फ्यूज किसके नियम पर आधारित है? जूल के नियम पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर हो। यदि तापमान स्थिर होगा तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, या फिर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या फिर किसी भी दिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत स्त्रियों, टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन नहीं होता है। तो विद्युत स्त्रियों, टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस एकमात्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक अत्यंत उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है, सही बात है। अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, ये भी सही बात है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये भी सही बात है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है?
विद्युत धारा की दिशा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान या फिर असमान या फिर दोनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कथन का चयन करना है। विद्युत मोटर चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। दूसरा है विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। कौन सा कथन सत्य है? ना तो एक ना ही दो, दो में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। धातु के किसी सीधे मोटे तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले उस अग्रणी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखा गया है? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तार को केंद्र मानकर बनने वाले संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आवृत्ति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिनालिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लघुपथन। क्या कहते हैं? लघुपथन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? खेत। कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? खेत। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र परिसर का, पोषी स्तर का, या फिर उपभोक्ता जाल का, या उत्पादक सूचकांक का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषी स्तर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए औसतन कितने प्रतिशत ऊर्जा की उपलब्ध हो पाती है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए औसतन कितने प्रतिशत ऊर्जा ही उपलब्ध हो पाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। 10% ही ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का प्रवाह एक देशिक मतलब एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजैव निम्नीकरणीय रसायनों जैसे कि डीडीटी या फिर पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संग्रहित होना क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव
आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस जीव के शरीर में दिखाई देता है और क्यों? मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला के शीर्षस्थ स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला के किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर। इस तरह से हम लोग का क्लास 10th का जो साइंस का जितना भी क्वेश्चन हो सकता था, इसमें एनसीईआरटी ऑल आउट में 155 क्वेश्चन दिया हुआ था। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय दोनों है, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो टीचर का जो TRE आने वाला है, इसके लिए तो बहुत ही अत्यधिक हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरा वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।